नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र। विजयपुर उपचुनाव सियासत का केंद्र है क्योंकि विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी के मंत्री हार गए हैं और मंत्री रामनिवास रावत ने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस तो हमलावर है ही, लेकिन भाजपा के अंदर खाने में कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल नजर आ रहा है। क्यों? कारण साफ है, रामनिवास रावत ने अपना मंत्री पद छोड़ दिया है। अब वो चेहरे जो कभी मंत्री पद में शामिल नहीं हो पाए थे या उन्हें मंत्री पद नहीं मिल पाया था, उनमें अंदर अंदर लड्डू फूट रहे हैं। ये लड्डू किस किस के में फूट रहे हैं? 1 दर्जन 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे चेहरे हैं जिनको अब उम्मीद है कि मंत्री पद उन्हें मिल जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये भी कि मंत्री पद की कोई भी सुगबुगाहट अभी ऐसा नहीं नजर आ रहा कि मंत्रिमंडल को लेकर कोई बात हो रही हो। बातचीत कुछ नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में अब ये चर्चाएं जरूर हो रही हैं कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं, कौन से ऐसे नेता हैं जिनको रामनिवास रावत की जगह मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये जो विभाग हैं रामनिवास रावत के इस्तीफे के बाद अब मुख्यमंत्री के पास चले गए हैं। तो क्या जैसे कि तैसी स्थिति रहने वाली है? क्योंकि पूर्व में मंत्री नागर सिंह चौहान से ये डिपार्टमेंट लेकर रामनिवास रावत को जब शपथ दी गई तो फिर उन्हें दिया गया। तो क्या फिर ये विभाग अब शिफ्ट होगा या फिर डॉक्टर मोहन यादव और किसी को मंत्री बनाएंगे? तो क्या लगता है किन चेहरों पर बात हो रही है? कौन से चेहरे सियासत के केंद्र में हैं जिनको लगता है कि इनको अब रामनिवास रावत की जगह मिल जाएगी? इन सब चर्चाओं के बीच का बाजार गर्म है और आज बात इन्हीं पर होगी। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट उनको कह सकते हैं, सियासी नजर उनकी काफी तेज है। भानु चौबे सर वरिष्ठ पत्रकार हैं और अशोक शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, दोनों सीनियर वरिष्ठ पत्रकारों से हम बात करेंगे जिन्होंने लंबे समय से सियासत पर पैनी नजर जमाई है और अभी भी वो भांप रहे हैं कि आखिर सियासत किस ओर या हवा का रुख कहां है। तो बहुत स्वागत है भानु चौबे सर आपका और अशोक शुक्ला जी आपका। क्या लगता है अशोक शुक्ला जी कि जिस तरीके से जो अब देखिए हार की समीक्षा तो गई अलग, पार्टी में चल रहा होगा सब कुछ, नेता अभी कोई बयान नहीं दे रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा नहीं, लेकिन फिर भी एक चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है कि आखिर अब वो कौन जो रामनिवास रावत हैं मंत्री, उनकी जगह कौन लेगा। तो क्या लगता है कि ये उम्मीदें और मन में लड्डू फूट रहे होंगे उन लोगों के, उन चेहरों के जो चेहरे कभी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं हो पाए थे? देखिए, ये कांग्रेस से आए थे बीजेपी में, तो मुझे लगता है कि इनकी हार से सर्वाधिक अगर कोई खुश होंगे तो वो लोग खुश होंगे जिनकी राजनीतिक जमीन जो है इनके आने से दरक रही थी या खिसक गई थी। और जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो है मंत्री पद की दौड़ में शामिल होंगे और ये पद किसको जाएगा, तो फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी इस हार के सदमे से उभरने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले तो हार के कारणों की समीक्षा भी होगी और साथ में ये भी देखा जाएगा कि अब इनके पास में जो विभाग थे वो क्योंकि नागर सिंह चौहान के पास में थे या तो उनके पास चले जाएंगे, या ये जैसा कि ये दोनों विभाग जो है इनकी जो संज्ञा है या इनको जो नाम दिया जाता है, इसको ये मलाईदारों काफी बड़ा विभाग होता है, फॉरेस्ट का काफी बड़ा है, पर्यावरण का भी है। तो मुझे लगता है कि अभी जल्दी जो है ये कहीं नहीं जाएंगे, ये विभाग सीएम के पास नहीं रह आएंगे। और जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं कि दौड़ में शामिल है, तो दौड़ में तो बहुत सारे लोग शामिल हैं। गोपाल भार्गव भी हैं, भूपेंद्र सिंह भी हैं, चाहे बघाई अजय विश्नोई जी का भी नाम आता है, अमरवाड़ा के जो एक अभी विधायक हैं कमलेश शाह, उनकी भी चर्चा है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी जो है मंत्रिमंडल ये तो सब कहना जल्दबाजी, लेकिन चर्चाएं जो नुक्कड़ पर चर्चाएं हो रही हैं, जो चाय की दुकानों पर सियासी जो चर्चा करते हैं लोग, उनसे यदि बात करें तो बस अब अगला नंबर किसका, अगला नंबर इसका। भानु चौबे सर देखिए महेंद्र जी, ये तो वक्त अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए घाव को सहलाने का है। अभी तो बड़ा दर्द होगा, बड़ी पीड़ा होगी और खास तौर से हम लोग जो हम और आप जो मीडिया में हैं वो आकलन भविष्य का करने के साथ साथ पीछे का विश्लेषण करते चलते हैं। तो ये फैसला
लिया गया कि रामनिवास रावत बीजेपी में आएंगे तो उनको वन विभाग दिया जाएगा। बहुत बड़ा विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, बहुत बड़े बजट का विभाग है। दूसरी बात यह है कि उनको चुनाव में उतारा जाएगा, ये प्रॉमिस किए गए होंगे उनको लेते वक्त, और चूंकि वो प्रॉमिस पे खरे नहीं उतरे तो विश्लेषण में ये देखा जाए और या देखा जाएगा, कहीं ना कहीं ये बात सामने आएगी कि इन फैसलों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये आकलन किसका था, और ये गलत साबित हुआ तो जिम्मेदारी जवाबदेही पार्टी के भीतर, कम से कम मीडिया से दूर, आंखों से पार्टी के भीतर तो बात होगी कि ये फैसले गलत क्यों साबित हुए और क्या हुआ। और रामनिवास रावत 6 बार विधायक रहे जिस जगह से कांग्रेस के टिकट पे, वहाँ बीजेपी में जाते ही उनसे लोगों ने मुंह फेर लिया। मतलब ये इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि वहाँ पार्टी का वजूद ज्यादा मायने रखा गया, दूसरा ये है कि रामनिवास रावत को सबक सिखाने की मंशा तो मतदाताओं में नहीं आई, किसी चर्चा में जिक्र आया था। तो अगर ये है तो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत है कि आपने ये गलती की, हम आपको इतना विश्वास करते हैं 6 बार का और आप इस तरह चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये विभाग इतना बड़ा महत्वपूर्ण विभाग, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अभी कुछ समय अपने पास रखेंगे जब तक ये तूफान ठंडा नहीं हो जाता, धूल बैठ नहीं जाती। अभी कोई नया पचड़ा, नया बखेड़ा मोल नहीं लेना चाहेंगे, और मैं समझता हूँ कुछ महीने राजनीति में बहुत बड़े अवधि नहीं होती, ये मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे विभाग। ठीक बात। अशोक शुक्ला सर, जब हम बात कर रहे हैं कि भाजपा में थोड़ा सा मायूसी होगी, निराशा होगी, समीक्षा होगी, तो ये बड़े स्तर पर, लेकिन जिनको इन लोगों के कारण मंत्री पद नहीं मिल पाया था, उनमें भी होगी क्या निराशा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व वहाँ जिसकी साख दांव पर लगी थी, उनको थोड़ा निराशा हुई होगी। कि मुझे नहीं लगता कि जो स्थानीय कार्यकर्ता रहे होंगे, ये जो आयातित नेता होते हैं या जो अवसरवादी नेता होते हैं, जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए या कोई अवसर की तलाश में जब वो अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में आता है, तो जाहिर है कि वो पार्टी के जो पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे उनके अधिकारों का कहीं अतिक्रमण करता है उनको। रामनिवास रावत के आने से नागर सिंह चौहान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, उनके जो महत्वपूर्ण विभाग थे उसी का उनको मंत्री बना दिया गया था। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में जो ये रामनिवास रावत की हार है, इसको लेकर पार्टी बिल्कुल सस्ती पर दुखी नहीं होगी। शीर्ष नेतृत्व की प्रतिष्ठा जरूर दांव पर लगी थी, इसलिए वो थोड़ा सा जरूर वो परेशान होंगे, क्योंकि एक सरकार जब चुनाव में होती है तो उसके लिए ये परिणाम जो है थोड़ा प्रत्याशित होते हैं। बहरहाल रामनिवास रावत हार गए हैं, इससे पार्टी के भीतर जो है मुझे नहीं लगता कि जो स्थानीय कार्यकर्ता होंगे, निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे, वो दुखी होंगे। कुछ लोग अवसर की तलाश जरूर कर रहे होंगे, उसमें जैसे आपको कई नाम बताए, कई सीनियर लीडर ऐसे थे जो शिवराज सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार का जो ये मोहन सरकार का जो मंत्रिमंडल था उसमें स्थानीय 2 बड़े नाम का जिक्र मैं कर ही चुका हूँ, भूपेंद्र सिंह जी का और गोपाल भार्गव जी का। गोपाल भार्गव जी काफी उम्रदराज है और मुझे लगता है सर्वाधिक सबसे वरिष्ठ विधायक वही हैं। उसके अलावा और भी कुछ युवा भी ऐसे हैं जो, जैसे प्रतिमा बागरी को मिला, बहुत युवा थी वो, और उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला। तो उस तरह से कुछ युवा जो है अपनी संभावनाएं तलाश में होंगे। लेकिन जैसे हमारे सीनियर वरिष्ठ साथी चौबे जी ने कहा कि अभी पार्टी इस हार के सदमे से उभरने की कोशिश करेगी, इसलिए अभी जल्दी किसी को कोई मौका मिलने वाला नहीं है। जिनके मन में लड्डू फूट रहे हैं तो फूटते रहे, ख्याली पुलाव पकाने में क्या मतलब सीधी बात है कि मन में लड्डू फूट रहे होंगे, वो बयां भी नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब बड़े पसोपेश की स्थिति है। भानु चौबे सर, देखिए, ये महेंद्र जी, ये बात जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ऐतिहासिक दल बदल किया था और बीजेपी में चले गए थे, तब ये बात चर्चा में हम लोगों ने की थी। फिर मैंने अपने आलेख में भी लिखा था, ये सवाल उठा था मेरे मन में कि सिंधिया जी और इतने सारे विधायक अगर एक साथ बीजेपी में गए हैं तो वहाँ जो जिन लोगों की जमीन खसती होगी इनके आने से, जिनके अवसर छिने होंगे, जिनकी वरिष्ठता पे ये वरिष्ठता हावी हो गई होगी, उन लोगों के मन में कितनी पीड़ा होगी। और भविष्य में हो सकता है बीजेपी के जो खांटी नेता हैं, पक्के कार्यकर्ता हैं, कमिटेड हैं, जो दरी उठाने से लेके आज एक लेवल तक पहुंचे हैं, उनके और ये आयातित नेताओं के बीच टसल शुरू होगी, नाराजगी रहेगी, आपस में खुन्नस रहेगी। बाद में वो बातें सामने भी आई कई जगहों पर कि वो खुन्नस सामने आई,
और नाराजगी सामने आई और ये सवाल उठा कि इतने सालों से जो काम कर रहे हैं उनके हक का क्या होगा। और इसलिए रामनिवास रावत के आना और एक मंत्री एकदम से बन जाना और एकदम से टिकट लेके चुनाव में उतर जाना, यानी सारे लड्डू सारे अवसर आपके हाथ में है जो आप आए हैं और जो लाइन में लगे हैं सालों से उनको कुछ नहीं मिल रहा है या उनको और इंतजार करने का कहा जा रहा है या रावत के आने से इंतजार बढ़ गया था, वो जरूर अंदर ही अंदर मन में उनके कलह पैदा हुई होगी, उनके अंदर एक पीड़ा आई होगी। और मैं बड़ी बात नहीं कहता कि रावत जी के हारने में अगर किसी की कोई भूमिका रही हो इस तरह के असंतुष्ट नेताओं की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और बीजेपी में ये परंपरा रही है कि ऐसे असंतोष और ऐसी भीतरघात को वो जाहिर नहीं होने देते, अंदर ही अंदर दबा लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये जरूर सोचा जाना चाहिए कि अवसरवादिता को बीजेपी अगर जगह देगी तो कितने % जगह देगी, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो पार्टी के जो कमिटेड लोग हैं उनके अंदर बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। भानु चौबे सर, बात कमिटमेंट की है, क्या लगता है इन सब बातों से या जो ये चर्चाएं हैं ये तो हम कर ही रहे हैं, कोई मतलब अभी कोई ऐसा फाइनलाइज तो है नहीं कि भाई इनको ही बनाना है, लेकिन भाजपा है सब कुछ अप्रत्याशित करती है, चाहे सरकार में हो चाहे संगठन में हो, ये हम कई उदाहरण देख चुके हैं इस बात के। तो लेकिन यहाँ पर एक बात और उठती है, जैसे ही ये उपचुनाव शुरू हो रहे थे तब दल बदल को लेकर भाजपा के अंदर खाने में नेताओं के बयान, क्या इसकी परिणति है कि विजयपुर उपचुनाव में जनता को समझ में आ गया कि भाई भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, या फिर वहां के कार्यकर्ताओं को ये मैसेज चला गया? तो क्या लगता है कि इन बयानों का भी कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट हुआ होगा इस जीत हार के चक्कर में? भानु चौबे सर रखते हो, लेकिन पीड़ा अगर उभर रही है तो उसमें बयान अगर संकेत दे रहे हैं तो वो हमेशा बात आती है सामने। और मैंने जैसा कहा कि ये पीड़ा बहुत व्यापक रही होगी अगर कि एक बंदा जो 6 बार से कांग्रेस में अवसर पाता रहा और मंत्री रहा, वो हमारे यहाँ आया और हमारे अवसर लेके फिर वही मंत्री बन गया और फिर टिकट मिल गया और खुदा न खास्ता कभी जीत जाते तो ये असंतोष और ये मन की पीड़ा अग्नि जो है ये और बढ़ जाती और तेज होती। वो हार गए इसलिए कुछ लोगों के मन पे ठंडा पानी पड़ गया होगा कि चलो अच्छा हुआ शांति हो गई, हार गए अब कोई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी में ये सवाल आज नहीं तो कल उठेगा कि इस तरह आयतित नेता अगर कब्जा करते रहे और मिनिस्टर बनते रहे तो पार्टी के पक्के जो कमिटेड कार्यकर्ता हैं उनका क्या होगा। दूसरी बात ये जो आप संभावना की कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले शुकुल जी ने भी बात की, मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष पद की बात गोपाल भार्गव के लिए हुई थी, चर्चा चली थी, और भी बातों के लिए उनका नाम चला था, हालांकि मंत्रिमंडल से बाहर रहेंगे ये बात साफ हो रही थी। तो हो सकता है कि वो रिपेयर करने और दुरुस्त करने के हिसाब से गोपाल जी को वरिष्ठ नेता के नाते वन विभाग में लाया जाए और सागर संभाग का जो मामला तुलमुल थोड़ा सा हो चला है उसमें उसको बैलेंस किया जाए। लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है और जैसा मैंने पहले कहा कि अभी कुछ समय तो कुछ नहीं होने वाला, आप यकीन रखिए अभी किसी को नहीं बनेगा, अभी तत्काल में किसी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि रामनिवास रावत जी की पीड़ा भी सामने आई है। पहले उन्होंने कहा कि नाराज कार्यकर्ताओं का हमें सहयोग नहीं मिला, दोबारा वो कहते हैं कि नहीं हमारी जो उन्नति थी वो किसी को पच नहीं रही। ये किसके लिए संदेश हैं शुक्ला जी? नहीं, अब रामनिवास जी को कुछ तो कहना है और कहीं उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर जो है पार्टी कार्यकर्ताओं पे टीकरा भी फोड़ा है। अब उनकी उन्नति किसको हजम नहीं हो रही होगी। कांग्रेसी तो उनके खिलाफ ही लड़ रहे थे, ताली ठोक गई, वो मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस से ही प्रत्याशी थे, हालांकि पहले ये बीजेपी में थे और निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे, 45,000 वोट पाए थे। तो रामनिवास रावत की अब जो है वो जो हार की पीड़ा है वो उनके शब्दों से झलक रही है, वो किसी न किसी टीकरा फोड़ेंगे। फिलहाल उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं पे दोष दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की जो जनता थी ये इस चुनाव में ये कहीं जातीय जनाधार जो था वो मुकेश मल्होत्रा का चूंकि इससे बेहतर था, दोनों आदिवासी समाज थे और भविष्य में भी अगर कभी यहाँ से किसी को मान लीजिए मंत्रिमंडल में शामिल करने की भी बात आएगी तो आदिवासी समाज को साधने के
कोशिश पार्टी करेगी और फिर वो जो है तो मतलब अमरवाड़ा के कमलेश साय की लॉटरी लग सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लग सकती है, लॉटरी लग सकती है। और कमिटमेंट भी देखिए, कमिटमेंट भी हुआ ही होगा। कमलेश साय शांत भी हैं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और अब लगता है कि उनको थोड़ा सा तवज्जो मिल जाएगी। लेकिन बाकी के नेताओं को फिर वही मैसेज कि आए थे नेता मंत्री। तो अभी तो अब देखिए 2020 में जब सिंधिया जी गए तो कितने बड़े पैमाने पर जो है उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, और मलाईदार पदों को लेकर जिस तरह से मार काट की, उसके बाद में मलाईदार पद भी उनके पास। अब जैसे प्रभुराम चौधरी वगैरह भी हाशिए पर ही सिंधिया के साथ में ही गए। तो अभी अंदर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी तो बाहर निकल के नहीं आ रही, लेकिन अभी जल्दी कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अभी साल 2 साल नहीं, के बाद ये तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि बहुत जल्दी पार्टी ये मैसेज देने वाली तो है नहीं कि चलिए रामनिवास राव जी ने इस्तीफा दे दिया तो हम किसी दूसरे को भरकर कोरम पूरा कर लें, क्योंकि कोरम में अभी 2-3 मंत्रियों की जगह बाकी है। लेकिन फिर भी भानु चौबे सर, अमरवाड़ा के कमलेश साय जब चुनाव जीते थे तो माना जा रहा था, और उस समय चुनाव अभियान में जो है जो बड़े नेता हैं भाजपा के वो भी बोले थे कि ये भविष्य के मंत्री हैं। तो अब भविष्य के मंत्री ऐसे ही होता है कि जैसे कहावत है कि किसी के भाग से कुछ टूट जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि अमरवाड़ा से कमलेश साय का नाम ही ऐसा लगे कि नहीं नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, थोड़ा रुक कर ही सही। महेंद्र जी, आपका अनुमान सही भी निकल सकता है, और कमलेश शाह का नाम अगर हम बात करने लगेंगे और शायद और भी जगह बात होगी और शायद वो सच भी निकल जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन मुझे तो आपसे ये एक बात कहनी है कि मंत्री कौन बनेगा ये तो अभी बहुत लंबा समय है इसमें, लेकिन जो हार गए वो उन्होंने कहीं ये संकेत तो नहीं है उस पराजय में। वैसे भी पराजित सेनापति का दर्द कोई मायने नहीं रखता है, वो कुछ भी कहें और कुछ भी शिकायत करें कोई मायने नहीं रखता। लेकिन क्या ये बात नहीं सच है कि 70,000 72,000 शहरी आदिवासी जो सीट के निर्णायक करते, तो उनके भीतर ये मैसेज चला गया था कि रावत को टिकट देके बीजेपी हमको इग्नोर कर रही है, हमें तिरस्कार कर रही है, और इसलिए उनके जो समाज के कैंडिडेट थे वो किसी भी पार्टी से होते जीत जाते। मैं तो ये कहता हूँ, तो कहीं ये एंटी आदिवासी मामला जो है, आदिवासी के तिरस्कृत होने का, ये मुकेश मल्होत्रा के जीत जाने से ये भावना और तेज होगी, और कहीं प्रदेश में आदिवासी वोटर कहीं बीजेपी के खिलाफ न चला जाए। अब ये बीजेपी के लिए एक चुनौती है जिसे उसे जल्दी दुरुस्त करना हो। बिल्कुल, बड़ी बात कही है आपने। यही बात जो है शुक्ल जी ने बोली है। तो अशोक सर, ऐसा भी हो सकता है क्या कि जैसा भानु चौबे सर कह रहे हैं कि आदिवासियों पर एक निगेटिविटी पहुंची थी इस इलेक्शन में, टिकट के सिलेक्शन के बाद, तो फिर अब ये पूरे प्रदेश का सिनेरियो ना बने, इस बात को दुरुस्त करना होगा। लेकिन मंत्रिमंडल में अभी किसी को जगह मिलना ये तो फिलहाल अभी दूर की कौड़ी है। फिर भी चर्चाओं में यदि यही हो तो कमलेश साय के अलावा और कौन से ऐसे नाम हैं जो वास्तव में जनजातीय वर्ग के हों और उनको उम्मीद हो कि भाई हमें शायद ले लिया जाए? क्योंकि देखिए मंत्री हैं जनजातीय वर्ग की, केंद्र में भी हैं और मध्य प्रदेश सरकार में भी, ऐसा थोड़ी कि नहीं प्रतिनिधित्व नहीं है उनका। नहीं, उनका प्रतिनिधित्व है और ये जरूरी भी नहीं है कि, लेकिन अमरवाड़ा का इससे महत्व है क्योंकि कमलनाथ के प्रभाव वाला ये क्षेत्र रहा। इस बार कमलनाथ भी हारे हैं और ये कमलेश शाह जो हैं तो ये भी आयातित हैं, तो इनको थोड़ा सा प्रमोट कर सकती है बीजेपी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है महेंद्र जी कि रावत जी का क्या होगा। अब रावत जी कहाँ एडजस्ट होंगे? क्या निगम मंडलों में इनको अध्यक्ष, जैसे इमरती देवी के साथ में हुआ था, वो भी चुनाव हार गई थी, फिर उनको निगम मंडल में जगह दी गई थी। तो अब तो इस पे आप फोकस कीजिए कि रावत जी का क्या होगा, क्योंकि रावत जी की स्थिति है कि न तो घर के रहे और न घाट के रहे। ठीक बात है, बताइए भानु चौबे सर, क्या लगता है, क्या उम्मीद है? शुक्ला जी कह रहे हैं अब तो वो न घर के हैं न घाट के हैं। देखिए, एक बार मौका देके बीजेपी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की असंतोष और नाराजगी का जोखिम मोल ले लिया था। खुदा वो तो एक ऐसी बात हो गई कि वो हार गए तो वो बात खत्म हो गई। लेकिन अब दोबारा ऐसी कोई जोखिम बीजेपी लेगी और फिर उनको कहीं बैठाएगी जिससे कुछ और लोग नाराज हो जाएं। मुझे लगता है रावत जी का भविष्य अभी शांति में ही बीतेगा। बताइए शुक्ला जी, घर से निकले थे हौसला करके, मतलब भाजपा शायद यही सोच रही हो अब लौट आए खुदा खुदा करके, अब कुछ नहीं होने वाला? नहीं, अब कोई जल्दी कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो पार्टी जो है
जो इस हार का सदमा है इससे रावत जी भी उभरने की कोशिश करेंगे और पार्टी भी जो उसकी जो ताक प्रभावित हुई है। ये दोनों चुनाव में देखिए, बुधनी के चुनाव में जिस बड़े अंतर के साथ में वहाँ पे शिवराज जीत रहे थे, तो उस तरह से उनका प्रदर्शन तो रमाकांत जी का रहा नहीं। और जिससे चुनाव ये माना जा रहा था कि रावत जी के आने के बाद में और बीजेपी से अब देखते हैं कि किसकी लॉटरी लगती है। हालांकि अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन चर्चाएं तो शुरू हो चुकी हैं। चर्चाएं तो रामनिवास रावत जी के इस्तीफे से ही शुरू हो चुकी हैं। अब रामनिवास रावत जी का भविष्य भाजपा के वरिष्ठों के हाथ में है और बाकी जो मंत्री नहीं बन पाए थे उनके भविष्य का निर्णायक, यानी अब एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति समझ में आ रही है। लेकिन हाल फिलहाल तो हम बहुत जल्दबाजी में चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा सिर्फ कयासों पर हो रही है। जो चर्चाएं नुक्कड़ों पर हो रही हैं, जो चर्चाएं गुमटियों पर हो रही हैं, जो चर्चाएं भोपाल के पटियों पर हो रही हैं, उन चर्चाओं में आपने अपने जो है महत्वपूर्ण तथ्य रखे। आप दोनों ने, बहुत शुक्रिया आपका भानु चौबे सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक शुक्ला जी आपका भी। तो निश्चित तौर से देखिए अब क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य के गर्त में है। कोई मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहटें नहीं है, लेकिन सुगबुगाहटें ना होने के बावजूद भी सियासी चर्चाएं चरम पर हैं। और सियासी चर्चाएं इसलिए क्योंकि उपचुनाव के पहले बयानबाजियां बहुत हुई हैं। अब इन बयानबाजियों के बाद ये चर्चाएं कितनी मायने रखती हैं, किसके लगते हैं नंबर और कौन बनेगा मंत्री, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन हो सकता है कि रामनिवास रावत जी की जगह कौन वो चेहरा होगा, क्या जनजातीय वर्ग से होगा, ओबीसी वर्ग से होगा, सामान्य वर्ग से होगा, ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, जातिगत आंकड़ों में फिट बैठने वाला होगा या फिर बड़ा लीडर होगा, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। देखेंगे आगे आगे क्या होता। फिलहाल तो चिंतन मंथन के दौर में भाजपा। तो डीएनए एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।